हाय स्टूडेंट्स, फिर हम हाजिर हुए हैं आपके चाहते के मुताबिक फिर से एक नए वीडियोस के साथ। आप चाहते थे कि बिज़नेस लॉज के पार्टनरशिप फॉर्म्स, पार्टनरशिप एक्ट को लेके हम कुछ बातें करें। तो आप जो बताते हैं हमें वही हम लेके हाजिर होते हैं। ये पार्टनरशिप एक्ट को लेके हमारे वीडियो हाजिर है। इसमें सिर्फ फ़ायदा कॉमर्स स्टूडेंट्स के नहीं होंगे, जो भी कोई पार्टनरशिप फॉर्म्स खोलने वाले हैं उनको भी होंगे। तो चलिए ना शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम आए हैं नए सीरीज़, जहाँ पे अकाउंट्स रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। उसमें से फर्स्ट टॉपिक हमने चुन लिए है बिजनेस लॉज। इसी बिजनेस लॉज के पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म्स वो किस तरीके से जाता है, एक्चुअल वो पार्टनरशिप फॉर्म्स है क्या, किस लिए हमें पार्टनरशिप की ज़रूरत है। मिनिमम 2 पीपल को लेके शुरुआत होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के। मैक्सिमम 100 पीपल इसमें आ सकते हैं। कौन बन सकता है पार्टनर? कोई भी पर्सन, वो वुमेन हो सकते हैं, मैन हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, लेकिन कोई माइनर्स नहीं हो सकते हैं। जिसका साउंड माइंड नहीं है वो नहीं हो सकते हैं। कोई आर्टिफिशियल पर्सन या और कोई कंपनी नहीं हो सकते हैं पार्टनर। ऐसे ही कुछ स्पेशलिटीज़ है। और कौन नहीं हो सकते हैं? जो कि कोई इंसॉल्वेंट है वो भी नहीं बन सकते हैं। तो ये सारे हैं कौन कौन पार्टनर बन सकते हैं और कितने पीपल बन सकते हैं। अब मैं आती हूँ थोड़ी और बातों में। जॉइंट पीपल, कोई फैमिली में जो भी कोई लड़का पैदा होता है ना, तो बाय बर्थ वो पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक आ जाते हैं। फीमेल जब बाय बर्थ आते हैं उनको पार्टनरशिप एक्ट में जो फैमिली के हेड होते हैं वो ला सकते हैं, या बिजनेस के हेड ला सकते हैं, नहीं तो नहीं ला सकते हैं। और ये पार्टनरशिप डीड के बगैर नहीं हो सकता है। ये बहुत बार पार्टनरशिप बातें हम लोग कर लिए। अब ये पार्टनरशिप है क्या वो समझते हैं। देखिए स्क्रीन पे मैं कुछ लिखी हूँ, वो भी पढ़िए, मैं उसके साथ बातें करती हूँ। A partnership firm is an association of 2 or more persons to carry on a legal business and share its profit or losses. The persons who joins hands together to do a business are individually known as a partner and collectively a firm. ओके मतलब ये जो मैं बता रही थी ना, जो पार्टनरशिप एक्ट में अंदर में आते हैं, जो पार्टनर बन सकते हैं वो कोई भी मिनिमम 2 से 100 मैक्सिमम कोई भी पीपल जॉइंटली अगर कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वो एग्जिस्टिंग बिजनेस हो सकते हैं और कोई नए बिजनेस प्लान्स के मुताबिक भी हो सकते हैं, शुरू कर रहे हैं, तो उन सब की जिम्मेदारी होते हैं। कोई भी प्रॉफिट हो, लॉस हो, सब कुछ। और वो सब बातों में भी हो सकता है, हो नहीं सकता ऐसा नहीं, लेकिन एक्चुअल लीगली वो रिटन रहते हैं। कौन कितना काम करेंगे, किसका कितना लायबिलिटी रहेगा, कितना परसेंटेज उनको कंट्रीब्यूट करना है, किस हिसाब से, कौन से काम के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा, कौन चेक्स या बैंकिंग अथॉरिटीज़ मिलेंगे, किन किन को मिल सकते हैं, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्री हिसाब में रहना चाहिए। कोई भी आके कुछ भी कहे, भाई हमें तो सिर्फ कंट्रीब्यूट कर दिया और मिल गया मुझे प्रॉफिट, ऐसा नहीं। ये एक अंडर पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक आते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, द टर्म ऑफ पार्टनरशिप is a relation between 2 or more persons who have agreed to share the profit of the business and carried on by all
or any of them acting for all। मतलब कौन कौन सा काम करेंगे, ये सारी चीज़ें देखिए पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक होना चाहिए। और एक चीज़ है, ये जो पार्टनरशिप है ना, मैं मेरा पार्टनरशिप का जो शेयर है वो किसी को भी बेच नहीं सकती हूँ। पहले पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक आपको दूसरे पार्टनर्स को पहले करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, उनकी सम्मति से, उनके एग्री करने पर ही आप वो शेयर किसी को बेच सकते हो या किसी को दे सकते हो। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, एटलीस्ट 2 पीपल, जो मैं शुरुआत से कह रही थी, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons टू फॉर्म अ पार्टनरशिप और and all such person must be competent to the contract। So contract जो भी कंप्लीट कर रहे हैं वो सभी आ सकते हैं। मिनिमम तो 2 पीपल होना ही चाहिए, एक हो गए तो सोल अथॉरिटी हो जाएंगे ना। तो नेक्स्ट एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। द एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। भविष्य की कोई प्रॉब्लम की वजह से हम लोग कहते हैं कि रिटन एग्रीमेंट शुड बी, और अगर आप ट्रस्टवर्दी है तो आप कर सकते हो। लीगल बिजनेस, आप एक एग्रीमेंट बना रहे हो, कोई इलीगल बिजनेस के लिए तो नहीं हो सकता ना। एन एग्रीमेंट शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस और द प्रोफेशन। द बिजनेस टू बी कैरीड ऑन बाय द पार्टनर शुड बी लीगल। जो मैं बता रही थी कौन कौन बन सकता है, कौन कौन नहीं, वो सारी चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए हम लोग लीगल पार्टनरशिप बना सकते हैं। तो जो मैं बता रही हूँ, अगर आप सुन रहे हो तो आप समझ रहे होंगे ज़रूर। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे मैं हर वीडियोज़ में कहती हूँ, आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमें बताइए। और मैक्सिमम जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो जाने पहचाने हैं वो मुझसे शेयर भी करते हैं, जिस तरीके से वैसे भी शेयर कर सकते हैं उनके प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। अब चलते हैं आगे। प्रॉफिट शेयरिंग, द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इन पर्टिकुलर रेशियो। भाई तूने तो बताया था कि ये बिजनेस करेंगे एक साथ में, जो लाभ उठाएंगे वो दे देंगे। अब लाभ नहीं हुआ, नुकसान हो गए, तो उसकी जिम्मेदारी भी इसी हद तक लेना है। और सिर्फ आप जो प्रॉफिट है उसको लेके निकल जाओगे ऐसा नहीं, उसका जो रेशियो आपको देना है, फिर से कंट्रीब्यूशन करना है, वो सारी चीज़ें। म्यूचुअल एजेंसी, देयर शुड बी अ म्यूचुअल एजेंसी relationship among the partners. Mutual agency relationship means each partner is both on the agent of particular and the principal. Each partner is in sense that he can bind the other partners. हम लोग पार्टनरशिप में हैं लेकिन लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा, मेरा इस पार्टनर ने मुझे ये बताया ना, मैं इसका अपोजिट करूँगा, तो वो फॉर्म कभी इस्टेब्लिश हो सकता है? तो वो भी एक एग्रीमेंट में रहता है कि आपका काम आपके कंपनी के, आपके जो शेयरिंग कंपनी है उसके प्रॉफिट के लिए रुक जा। पार्टनरशिप में तो हम लोग ये फॉर्म खरीदे हैं, और मैं इंडिविजुअली ऐसा ही एक कंपनी खरीद के रखती हूँ। अब जो भी काम आएगा ना, पार्टनरशिप को तोड़ के मैं अलग सोलो परफॉर्मिंग कंपनी में ले लूँगी, ऐसा नहीं हो सकता है। सो दैट शुड बी ऑल्सो म्यूचुअल। पॉइंट्स जो नंबर मैं बताई थी 100, यहाँ पे देखिएगा 20 लिखा है, क्योंकि वो बैंकिंग के लिए 10 है और अदर्स बैंकिंग रिलेटेड अगर हो तो उसमें 20 रहता है, लेकिन नॉर्मल कोई भी फार्म हो तो 100 तक रह सकता है। अच्छा, नंबर मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, हम ये बार बार बोल रहे हैं ना, एक एग्रीमेंट रहना चाहिए, उसी पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो वो क्या है? As standard above, the partnership is formed by an agreement. This agreement can be oral or written, though by the law doesn't expressly require that there should be an agreement
should be written. Obviously written रहना ही चाहिए, but the absence of a written agreement, it may be the source of problem or managing affairs of the partnership firm. Suppose आप 3 दोस्त मिलके कंपनी खोल रहे हो, आप तीनों में कोई भी बहस कभी नहीं आ सकता, मैं मान ली, लेकिन this partnership fund, it will goes for the father also. अब ये फॉर्म जब आगे बढ़ा, आप लोग नहीं रहे, आपके तीनों के सन्स और डॉटर्स उनको मिल गए, they don't know this total thing, or if they know also, then also they may not agree for that purpose. अब बताती हूँ मैं इस डीड में क्या क्या रहना चाहिए. नेम ऑफ द फर्म. सपोज आपके कुछ खुद का भी कंपनी है और आपका और पार्टनरशिप में आप खोलना चाहते हो, तो कौन से पार्टनर फर्म के लिए आप पार्टनर बना रहे हो उसको क्लैरिफाई करना चाहिए. नेक्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स. ऑब्वियसली कौन कौन है उनका एड्रेस, कोई भी एक बंदे का सेम नेम हो सकता है, नेम एड्रेस स्पेसिफिक रहना चाहिए. नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है. ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, 1 साल के लिए हम पार्टनर हैं, उसके बाद अपना अपना प्रॉफिट लेके चले जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है. सो दैट शुड बी ऑल्सो क्लैरिफाई प्रॉपरली. नेक्स्ट, डेट ऑफ commencement of partnership, amount of capital, ratio of which the profit and loss are should be shared. मतलब obviously कौन से डेट से आपका ये है, हम लोग अभी तक बने नहीं हैं, मैंने अभी तक ना सोचा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. कोई किसी चीज़ को डिनाई कर सकता है, कोई चीज़ को एग्री कर सकता है. इसी वजह से ये सारे चीज़ों को डिनाई करने के तरीके को ऑफ करने के लिए हमारे ये डेट बनते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें रहना ज़रूरी है. नेक्स्ट लिए आ जाती हूँ मैं. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड ड्राइंग. सोचो कि किसी ने किसी ज़रूरी काम से अपने कैपिटल से कुछ ड्रॉ किए, तो उसने अच्छा उसने भी ड्रॉ कर लिया, तो चलो मैं भी इतना ड्रॉ कर लेता हूँ. अगर ऐसे ही सभी करने लगे तो बिज़नेस तो स्टैंड नहीं हो सकता ना. तो ये भी स्पेसिफिकली रहना चाहिए. अगर आप ले रहे हो तो किस इंटरेस्ट से आपको लौटाना है. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, सैलरी, कमीशन. ऑब्वियसली कब प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, सारा साल भर फ्री में तो नहीं कर सकते, तो उसका कैसे सैलरी होगा. किसी को आप ले रहे हो तो वो किस हिसाब से ले रहे हो, उसमें भी पार्टनर्स के कितने किसका मत लेना ज़रूरी है, किसका कितना एग्रीमेंट में रहेगा, वो सारी चीज़ें. मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. गुडविल एक बना रहे हैं और दूसरे बिगड़ रहे हैं, ऐसा नहीं. मोड ऑफ सेटलमेंट और अकाउंट्स in the case of retirement, death of a partner. किस तरीके से नहीं, ऐसा तो है कि पार्टनर्स ऐसे एग्रीमेंट में वो लोग है कि किसी का उसके सम्मति के अनुसार ही और कोई पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन किसी का डेथ हो गया तो उसका ऑडिशन को मिलना चाहिए, नहीं हम लोग तो ये सम्मति नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है. तो उसका भी हिसाब सही से लिखना चाहिए. मोड ऑफ सेटलमेंट एंड अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. अगर फर्म सही से नहीं चला तो उस हिसाब से किस तरीके से कौन किस तरीके से सेटलमेंट करेंगे, उसका हिसाब भी सही से रहना चाहिए. तो ये सारे एलिमेंट्स जो मैं अभी तक कह रही हूँ, वो सारी चीज़ें ज़रूर रहना चाहिए एक फर्म डीड के लिए, पार्टनरशिप डीड के लिए. आप अगर कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें विदाउट रिटन पॉसिबल है तो आप कर सकते हो, लेकिन रिटन नहीं रहेगा तो भविष्य में प्रॉब्लम ज़रूर होगा. और अगर आप सही से बना रहे हो तो एग्रीमेंट इसी तरीके से रहना चाहिए. नेक्स्ट, रूल्स ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड्स. अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है जो मैं बता रही थी, तो उसमें भी तो कुछ प्रॉब्लम है ना.
तो उसमें क्या होता है, जनरलाइज्ड एक कैटेगरी बना के रखे हैं। अगर कुछ निरक्षर लोगों ने नहीं बनाए हैं तो उसकी जिम्मेदारी उनके फ्यूचर जनरेशन क्यों ले। तो उसी हिसाब से ये है, द पार्टनर्स विल बी शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉस इन इक्वल रेशियो। Interest on loan should be given on 6% per annum to the partner. No interest is allowed to the partners on capital investment by them. उसमें जो कैपिटल आप दे रहे हो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन आप ड्रॉ कर रहे हो तो 6% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना है आपको, 6% पर एनम, मतलब ईयरली। और जो प्रॉफिट एंड लॉस रहेंगे वो तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस रेशियो में होना चाहिए, रिटर्न कुछ नहीं है तो इक्वलाइज हो जाएंगे, सबको इक्वली मिलते रहेंगे। आप समझ रहे हो, तब डीड की ज़रूरत है। अगर डीड नहीं हो रहा है तो इसको इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। सो आई थिंक आफ्टर दिस मच आप लोगों ने ज़रूर समझे होंगे। मैं स्क्रीन पे थोड़ा होल्ड करके धीरे धीरे समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। और अगर आप पर्सनली कुछ कहना चाहते हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से कह रही हूँ, हमारे कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए। आप कमेंट करके बताएंगे तभी तो हम इम्प्रूव भी कर पाएंगे और आपको जो ज़रूरत है वो हम दे भी पाएंगे। आप नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको किस तरीके का वीडियोस चाहिए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नो पार्टनर्स इज टू गेट एनी रेम्यूनरेशन इन सच सैलरी, कमीशन एटसेट्रा पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस। कोई अगर लिखा नहीं है तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, जब प्रॉफिट होगा उसी हिसाब से इक्वल रेशियो में मिल जाएंगे। No interest will be charged on drawing made by the partner. जो ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर सभी ने किए हैं उसके कुछ इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं। ऐसे तो इंटरेस्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई सही से नहीं बताया गया है तो उसका आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में ज़रूर आए होंगे। ये 5 पॉइंट्स हैं। अगर रिटन कुछ नहीं है, रिटन है तो रिटन में क्या क्या रहना चाहिए वो मैं पहले ही कह चुकी हूँ। अभी 2 स्लाइड में, पिछले के स्लाइड में और इस स्लाइड में मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को, अगर रिटन नहीं है तो किस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। इस टॉपिक में हम बताएंगे कि जैसे कि आप देखिए, अब बता रही हूँ कि मैं एक पार्टनरशिप डीड बना रही हूँ या पार्टनरशिप टोटली बना लिए, तो अब कंपनी का कुछ प्रॉफिट हो या लॉस हो उसका भी तो एक प्रॉपर एग्रीमेंट रहना चाहिए ना, ताकि हम कह रहे हैं कि एक प्रॉपर वे में ये डिडक्ट होगा या प्रॉफिट मिलेंगे आपको, एक रेशियो में मिलेंगे, कमीशन मिलेंगे, लेकिन वो चीज़ क्या है, उसका जो अप्रॉक्सीमेशन अकाउंट्स है वो चीज़ हम बताएंगे अभी। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रॉक्सीमेशन अकाउंट is an extension of profit and loss account that is prepared to distribute the net profit among the partners. All adjustment relating to the partner like interest on capital, interest on drawing, commissions of the partner are made on this account. मैं जो पैसा लेते वो अलग से हिसाब होगा, अभी जो प्रॉफिट है मुझे दे दो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। भाई तूने सारी चीज़ें ले लिया है, अब तुझे कुछ नहीं मिलेंगे, ये भी नहीं। सो उसका जो एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करके सही हिसाब से जो मिल रहा है उसका जो कैलकुलेशंस है वही है हमारे प्रॉफिट लॉस अप्रॉक्सीमेशन अकाउंट्स। अब इस प्रॉफिट लॉस अप्रॉक्सीमेशन अकाउंट्स में पार्टनर्स के जो कैपिटल हमने दिए थे, नहीं तुझे और मेरे से सेम मिलना चाहिए, लेकिन मैंने दिया था भाई 80%, तूने दिया था 20%, तो सेम कैसे मिल सकता है, उस हिसाब से कैलकुलेशन होगा। सो प्रॉपरली क्या किए थे, किस हिसाब से, उसका डिटेल्स रहना चाहिए।
पर्पस क्या है? मेन पर्पस is to preparing the profit loss approximation accounts of a partnership concerned to calculate and distribute the divisible profit and loss. Income Tax Act audit rules doesn't permit the partnership firm to consider the amount of as the business expenditure which are payable to the partners. आज के वीडियोस में मैं इतना ही बता रही हूँ। मुझे लगता है आपको समझ में ज़रूर आएंगे, और अगर आपको फ़ायदा है तो क्या करना चाहिए? एक लाइक बनता है, लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए आपके प्रॉब्लम, अच्छे लगने बुरे लगने सारी चीज़ें। और हाँ, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो पास में रखे हुए बेल आइकन है ना, उसको प्रेस करके ना ऑल कर दीजिए, ताकि हम लोग कोई भी वीडियोस बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और आप बिना मिस किए देख सकें। समझ में आया? इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए द सेम वे। जय हिंद, जय भारत।